Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very important video. Right, ये एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि दोनों ही आपके PSIR के पेपर 1B इंडियन एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड साथ ही साथ में आपके GS2 पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Now this deals with a raging issue which was the entire debate over the validity of section 6A, right, which was added as a part of the Citizenship Act of 1955 following the signing of the Assam Accord under the Rajiv Gandhi government in 1985, right? तो ऑलरेडी हमें पता है कि असम जो है, Assam के अंदर there has been a constant debate with respect to the influx, the mass influx of illegal migrants, particularly from the neighbor Bangladesh, right? And किस तरह से the settling of these migrants has had an impact on the demography and culture of the indigenous population of Assam. And given the entire trouble over this entire issue, right? And हमें पता है recent years के अंदर इसी के साथ डील करने के लिए NRC की पूरी एक्सरसाइज कैरी आउट की गई, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो है यहाँ पे सेटअप किए गए, राइट? इसी के चलते हुए ये मुद्दा जो है 6A की वैलिडिटी का वो निकल के आया, राइट? तो अब हमें समझना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है फाइनली, जिसने डिक्लेयर किया है सेक्शन 6A को टू बी वैलिड, राइट, टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल. व्हाट इज दिस जजमेंट? On what basis has it prescribed to the fact that section 6A is a valid part of the Citizenship Amendment Act, right? And साथ ही साथ में कौन से और आर्ग्यूमेंट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पेश किए. एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट द डिसेंटिंग ओपिनियन जो कि दी गई थी बाय जस्टिस पर्दीवाला, एंड क्या मेन इश्यूज थे जो कि पॉइंट आउट किए गए थे इस जजमेंट में. अब हमें पता है वेरी इंपॉर्टेंटली ये मुद्दा जो है निकल के आया था, राइट, जहां पे पिटिशनर्स ने सेक्शन 6A की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसे चैलेंज किया, एंड ये पहुंचा इन फ्रंट ऑफ अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. आपको पता है अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड अभी जो है ये 5 है. 5 जजेस मिनिमम चाहिए ही चाहिए होते हैं, राइट? तो अब ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बाय 4:1 की मेजॉरिटी हैज अपहोल्डेड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of section 6A of the Citizenship Act of 1955, which was added to supplement the agreement within the Assam Accord of 1985. अब ये असम अकॉर्ड जो है आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years of unrest, protests and movements in Assam निकल के आया था as an agreement between the union government, which was then led by the Rajiv Gandhi government, and second दूसरी तरफ कौन थे? The All Assam Students Union as well as the All Assam Gan Sangram Parishad. अब यहाँ पे जो पिटिशनर्स निकल के आए उन्होंने 2 मेन मुद्दे उठाए. पहला मुद्दा जो कि उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सेक्शन 6A है इसको इन्होंने आर्बिट्ररी बुलाया, एंड ऑन दिस बेसिस ऑफ आर्बिट्ररीनेस उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए. अब क्या बेसिस है, पहले हम देखते क्या बेसिस था इसको आर्बिट्ररी बुलाने का. अब विद इन द सेक्शन 6A जो कि असम अकॉर्ड को फुलफिल करने के लिए इंसर्ट किया गया था, ये क्या करता है, ये ग्रांट कर देता है सिटीजनशिप टू द इमिग्रेंट्स जिन्होंने इलीगली एंटर किया असम को फ्रॉम बांग्लादेश बिफोर. नाउ देयर इज अ बेस हियर व्हिच दे हैव सेट अप व्हिच इज ऑफ 1 January 1966. ये आपकी बेस कट ऑफ डेट है. एंड देन क्या इन्होंने बोला कि फ्रॉम दिस 1 January 1966 टू फाइनल कट ऑफ डेट क्या है, 24 March 1971, राइट? तो इस पीरियड के विद इन अगर इलीगल माइग्रेंट्स एंटर हुए हैं
एंड उन्हें डिटेक्ट कर दिया जाता है फॉरेनर्स, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी टू रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजनशिप, जहां पे इनको सिटीजनशिप के इंडिया के पूरे राइट्स दिए जाएंगे एक्सेप्ट वन, कि ये इलेक्टोरल रोल का हिस्सा नहीं बन सकते, इनको वोटिंग प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे फॉर द फॉलोइंग 10 years। ठीक है, तो ये जो है प्रोवाइड किया गया था 6A के अंडर। तो अब पहला उनका चैलेंज यही था कि ये जो डेट आपने अब सेटअप कर दी है ऑफ 1971, दिस इज डिफरेंट फॉर असम कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑन दिस बेसिस उन्होंने इस 6A की प्रोविजन को क्या बुलाया, इसको बुलाया आर्बिट्ररी। ठीक है, और इसी के कारण इनका ये मानना था that this has led to encouragement of mass influx of immigrants in Assam, right? Why? Because very importantly ये section 6A कोई एक फाइनल डेट नहीं देता, right? ये नहीं कहता कि देखिए 1990 तक सिर्फ जिन इमिग्रेंट्स ने, जो कि 1966 टू 71 के बीच में आए थे, राइट, 1990 तक जिन्होंने रजिस्टर कर लिया वो बन गए सिटीजन्स, उसके बाद अगर कोई भी आएगा तो उन्हें जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो उन्होंने बोला कि पहली चीज तो आर्बिट्ररी, सेकेंडली ये कोई प्रोविजन भी नहीं, कोई एंड डेट की कोई प्रोविजन भी नहीं है, राइट। साथ ही में इन्होंने कहा तो जो मैकेनिज्म इन प्लेस है, these weren't even strong enough to verify whether the person concerned या फिर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स had immigrated to Assam before the date which has been mentioned in the said provision, which is 24th March 1971. The next argument जिसके बेसिस पे उन्होंने पेटिशन डाली थी dealt with Article 29, जहां पे इनका क्या कहना था that because of this mass illegal migration, असम की जो डेमोग्राफी है, पर्टिकुलरली इसकी जो इंडिजिनस कल्चर है, लैंग्वेज है, दैट इज बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन and therefore that is witnessing a crisis, right? A crisis of existence, जिसका मतलब क्या है that under the constitution हमें fundamental rights के within जो article 29 दिया गया है to protect our culture and identity, वो violate हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दो मेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वर नाउ अंडर क्वेश्चन। पहली चीज वेदर 6A वाज वायलेटिंग आर्टिकल 14, जहां पे 6A की जो प्रोविजन है आर्बिट्ररी है एंड असम के ऊपर ही सिर्फ सिंगल आउट किया गया है, नॉट वैलिड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। एंड सेकेंड आर्टिकल 29 ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल राइट्स, राइट। तो इस बेसिस पे पिटिशनर्स ने जो है आगे आर्गुमेंट रखी। अब 4:1 की जजमेंट के अंदर आते हुए, जहां पे जो मेजॉरिटी जजमेंट थी वो पेन की गई बाय जस्टिस सूर्यकांत, वहीं पे कॉन्करिंग ओपिनियन जजमेंट जो है वो भी पेन की गई बाय जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। अब यहां पे DY चंद्रचूड़ जी ने वॉइसिंग द मेजॉरिटी जजमेंट एज वेल, सबसे पहली चीज तो उन्होंने बोला कि देखिए सेक्शन 6A जो है उसको आप डिस्क्रिमिनेटरी और वायलेटिव नहीं बुला सकते, ये नहीं कह सकते दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 6 and 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे ये आर्टिकल 6 and 7 जो है एक डिफरेंट डेट देते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। जहां पे कट ऑफ डेट क्या थी ऑफ 26 जनवरी 1950, राइट, जहां पे इन्होंने बोला था कि कोई भी माइग्रेंट्स जो कि आ रहे हैं, चाहे ये वेस्ट पाकिस्तान से हो जो कि आज का पाकिस्तान है, या फिर ईस्ट पाकिस्तान से हो जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश है, राइट, उनको जो है सिटीजनशिप के लिए सिर्फ तब कंसिडर किया जाएगा अगर वो आ जाते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस बेसिस पे जो इन्होंने बोला है कि 6A वायलेट करता है, इसको ये कहते हैं ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। वैलिड आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है, यहां पे भी उन्होंने रिइटरेट किया दैट यू हैव टू लुक एट द स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड, राइट। लुक एट द क्राइसिस, द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस व्हिच वाज ऑनगोइंग इन बांग्लादेश, राइट। लुक एट द सर्कमस्टांसेस जो कि असम में तब पर्टेन कर रहे थे। सो कीपिंग दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, इसको आर्बिट्ररी नहीं माना जा सकता। सेकेंडली इन्होंने कहा कि देखिए जो कट ऑफ डेट है वो भी आर्बिट्ररी नहीं है। कट ऑफ डेट क्या रखी गई थी, 24th March 1971 की कट ऑफ डेट है, एंड दिस कट ऑफ डेट हैज बीन सेट व्हाई, बिकॉज 25th March 1971 इज व्हेन
द पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्च लाइट, जो बांग्लादेश के अंदर लिबरेशन मूवमेंट चल रही थी विच वाज देन ईस्ट पाकिस्तान, उसको कर्ब करने के लिए, उसे शट डाउन करने के लिए जो है इन्होंने ये तब जो है पूरा ऑपरेशन सर्च लाइट जो है डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इट इज वैलिड कि उस टाइम तक 24 मार्च तक जो अट्रॉसिटीज चल रही थी, अब उससे भागते हुए अगर लोग आए थे, राइट, तो इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन इट्स ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज, राइट, इसके चलते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंटली दिस ऑल्सो अंडरलाइंस द फैक्ट कि एक जो ऑनगोइंग डिबेट है ऑफ दिस इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर थीसिस, राइट, उसके अंदर सिटीजनशिप के आइडिया में फ्रेटर्निटी को अंडरलाइन किया गया है, राइट। इंडिया के अंदर इन ऑल एक्सेप्टिंग सिटीजनशिप के आइडिया को एक्सेप्ट किया गया है, जहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई इंसान बाद में आया है तो वो लेस ऑफ एन इंडियन है अब कंपेयर्ड टू अदर्स। तो एक बहुत ही ज्यादा सब्सटैंशियल जजमेंट है ये इन दैट रिगार्ड, राइट। साथ ही में एक और ग्राउंड क्या था, जैसे कि हमने बात की थी ऑफ जजमेंट कि सेक्शन 6A जिसके कारण ये मास इमिग्रेशन आई है, इसके कारण जो इंडिजिनस कल्चर है असम का, दैट इज बीइंग थ्रेटन्ड। अब मेजॉरिटी ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। Why? Because they said आर्टिकल 29 इंडिया के अंदर जब हम प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक सिंगुलर कल्चर पे नहीं फोकस करता है, एक सिंगुलर लैंग्वेज पे नहीं, बट व्हेन यू लुक एट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीकल्चरलिज्म, दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशन ऑफ प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस, एंड देयरफॉर दे डिड नॉट फाइंड सेक्शन 6A इवन वायलेटिव ऑफ द सेम, राइट। कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए आर्टिकल 29 डज प्रोवाइड यू द राइट टू कंजर्व योर कल्चर, राइट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कल्चर कंजर्व करने के लिए आपके रीजन में, आपके स्टेट में आपका कल्चर शुड बी दी ओनली वन और आपकी लैंग्वेज शुड बी दी ओनली वन दैट शुड एग्जिस्ट, राइट। यू कैन हैव अदर कल्चर्स आल्सो, यू कैन साइमल्टेनियसली हैव अदर लैंग्वेजेस आल्सो, दैट डज नॉट मीन योर कल्चर एंड लैंग्वेज इज threatened in any way or manner। ठीक है, तो ये कहते हैं just the existence of 6A which provides an opportunity to register as citizens for the illegal migrants who entered India till a certain cutoff date does not mean that indigenous Assamese people are being deprived of the opportunity to conserve their language and culture। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये करने के लिए कहते हैं हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ही जो पिटिशनर्स है उन्होंने ऐसा कोई डेटा हमारे सामने रखा है जहां पे द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ग्रुप्स और अदर कल्चर्स इज थ्रेटनिंग और इरोडिंग और लीडिंग टू द डूइंग अवे ऑफ द कल्चर ऑफ द इंडिजिनस असमीज पॉपुलेशन। वो कहते हैं ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। साथ ही में सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने एक और बहुत ही बढ़िया बात बोली, जहां पे उन्होंने कहा कि असम अकॉर्ड जो है ना ही सिर्फ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन था विच वाज अराइव्ड अपॉन, बट इनफैक्ट सेक्शन 6A जो है एक बहुत ही नॉवल लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है विच हेल्प्स वन वॉक दिस टाइट रोप ऑफ बैलेंस बोथ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स दैट हमारा जो देश है सिविलाइजेशन है ऑफ नॉन वायलेंस, ऑफ गांधीनिज्म, ऑफ बुद्धिज्म, राइट, ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स फॉर माइग्रेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, राइट, साथ ही साथ में टू ऑल्सो बैलेंस कि हमें ऑल्सो मद्देनजर रखना है इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपैक्ट ऑफ सच माइग्रेशन को। तो ये माइग्रेशन फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकती है, देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू इट, सो वी विल ऑब्वियसली इंश्योर कि हम अपनी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं as long as we are able to deal with the economic and cultural impact of the same within the country। तो इन दोनों चीजों को जो है उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जो यूनियन है उन्होंने यूनियन एंड पार्लियामेंट की पावर्स को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह भी रूल किया दैट यस द पार्लियामेंट इज वेल विद इन इट्स राइट, क्योंकि इनको अथॉरिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 11 कि ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कंडीशंस फॉर सिटीजनशिप, राइट, एंड कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है टू इंटरफेयर। जब पार्लियामेंट ने अगर सेट कर दिया, राइट, तो पार्लियामेंट तो ये आर्बिट्ररी नहीं बुलाया जा सकता, पार्लियामेंट इज वेल विद इन इट्स पावर्स टू सेट अ सेपरेट कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सिटीजन। साथ ही साथ में सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि पेटिशनर्स की जो आर्ग्यूमेंट है
कि ये जो सेक्शन 6A के अंडर माइग्रेशन आई है, दिस वायलेट्स आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जहां पे यूनियन के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, राइट। उन्होंने बोला ये इसको भी वायलेट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि सेक्शन, ये जो हमारा आर्टिकल 355 है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर आता है, जो कि सिर्फ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस लागू किया जा सकता है, तो ये इसको भी वायलेट नहीं करता है। साथ ही में एक और आर्गुमेंट जो कि पिटिशनर्स द्वारा आगे रखी गई थी कि सेक्शन 6A का जो सब क्लॉज 2 है, दैट डिड नॉट रियली प्रोवाइड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सिटीजनशिप, राइट, जिसका मतलब है कि कोई एक प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं था फॉर द माइग्रेंट्स who entered before 1st January 1966, right? So now the court says that just because there is no proper prescribed method which has been listed out, or an entire registration ka process which has been listed out, does not mean that an entire section will be struck off as being unconstitutional, right? He says even when you look at other provisions for acquiring citizenship, you have citizenship by birth also, you have citizenship by descent also, वहां पे कौन सा registration का process defined होता है, right? So there can be multiple ways in which citizenship can be acquired, right? So just because section 6A did not include a detailed registration process does not mean that it is unconstitutional. Very importantly, a very prominent NGO also had stated this, something that the court also agreed with, कि section A, if one was to do with section A now, right, it would render many people stateless, right? What would we do about that then, right? So this was also a major question जिसे raise किया गया था. Now in the majority judgment, after a detailed analysis जो कि provide किया गया था, सर्टेन डायरेक्शंस जो हैं उन्हें भी इशू किया गया कि अब करना क्या है, क्या थे ये डायरेक्शंस। सबसे पहले इन्होंने बोला कि देखिए सेक्शन 6A जो है, राइट, कट ऑफ डेट सेट की गई है, राइट, 24 मार्च की जो है ये सेट की गई है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 6A जो है ये रिडंडेंट होगा फॉर ऑल इमिग्रेंट्स who have now entered after 25th March 1971. इस दिन के बाद से जो भी आए हैं, they will be illegal, they cannot register for India's citizenship and therefore they have to be deported. And इस काम के लिए the provisions of Immigrants Expulsion from Assam Act 1950 should be read with section A to identify these illegal immigrants and carry out the process of their deportation as well. Then they said that the current statutory machinery which exists along with the foreigner tribunals has proven to be rather inadequate, right? So जो हमें प्रोसेस, जो हमें काम, जो हमें इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड थी, कि जो ऑब्जेक्टिव था 6A का, कि जो एक टाइम पीरियड के अंदर इमिग्रेंट्स आए हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रजिस्टर कराइए सिटीजनशिप के प्रोसेस के लिए, एंड उनके अलावा जो भी इस कट ऑफ डेट के बाद आए हैं उन्हें डिपोर्ट कीजिए, राइट। इसे टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए था, एंड दैट इज समथिंग दैट द स्टैट्यूटरी मशीनरी एंड द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैव बीन अनएबल टू डू, right? साथ ही में last but not the least, they said that this entire implementation of immigration and citizenship legislations should be monitored by the Supreme Court to ensure कि ये अच्छे तरीके से, rightful तरीके से जो है carry out किया जा रहा है, राइट। तो ये कुछ मेन ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्शंस थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा हाईलाइट की गई। नाउ इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द डिसेंटिंग जजमेंट, राइट। व्हाई इज इट दैट देयर वाज अ डिसेंट व्हिच वाज ऑफर्ड बाय जस्टिस पार्टीवाला। अब जस्टिस पार्टीवाला ने क्या कहा, इन्होंने सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड माना, क्यों? एंड उन्होंने आगे रखी व्हाट ही कॉल्स इज द डॉक्ट्रिन ऑफ टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस, राइट। जहां पे इनका क्या कहना था कि देखिए जब लॉन्च किया गया था सेक्शन 6A तब मैं मानता हूं कि ये रीजनेबल था, बट आज की डे एंड एज में इसकी जो रीजनेबलनेस है दैट हैज बीन आउटलिव्ड। व्हाई? ही सेज टू थिंग्स। He says first thing, wherein he says that जिस काम के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सेक्शन 6A को लागू किया गया था, दैट इज कि जो तो कट ऑफ डेट तक आ गए उनको रजिस्टर करवा देना एज सिटीजन्स, उसके बियॉन्ड आइडेंटिफाई करना इलीगल माइग्रेंट्स को और उनको डिपोर्ट कर देना इन अ टाइम बाउंड मैनर।
दिस इज समथिंग दैट दिस हैज फेल्ड टू डू, राइट। तो जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ही फेल हो गया है, जिसके कारण इतनी मैसिव इलीगल माइग्रेशन हुई है। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने वही चीज पे कंकर किया कि कोई एंड डेट ही नहीं है, राइट। देयर इज नो टेम्पोरल लिमिट जो कि सेट की गई है बाय सेक्शन 6A, विच इज वाई टुडे इन दिस डे एंड एज ये इनवैलिड बन जाता है। अब उन्होंने एक और चीज भी कही, इन्होंने बोला एक और मेजर लकूना जो था, जहां पे देयर वाज नो मैकेनिज्म जो कि इंडिविजुअल्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए सेट किया गया था, who entered between 1st January 1966 to 25th March 24th की जो लास्ट डेट है, तो मतलब 25th March 1971 तक, ठीक है, जो इसके बीच में एंटर किए कि आपने कहीं पे एंटर करना है, वहां पे when you are entering or in certain government offices there will be certain desks or officers available where you can go and voluntarily declare yourself to be foreigners and then you register for citizenship. Instead, the entire burden of detecting foreigners and immigrants has become the entire responsibility of the state, जो कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जिसका मतलब है कि उनके लिए अब सेक्शन 6A जो है इनवैलिड है और अब जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसेंटिंग ओपिनियन थी, डिसेंटिंग माइनॉरिटी एक जजमेंट थी विच वाज रिटन बाय जस्टिस पारदीवाला, ठीक है। नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड बोथ जो हमारी मेजॉरिटी जजमेंट थी उन्होंने क्या चीजें ले आउट की है, उन्होंने किस तरह से सिटीजनशिप को बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी, based on a more humanitarian responsibility, based on balancing of these humanitarian concerns for people of Indian origin as well as also the economic and cultural impact जो कि हमारे देश पे आएगा, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की है, as well as certain arguments जो कि dissenting judgment के अंदर भी आगे रखी गई है, राइट। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस या फिर आपकी क्या ओपिनियंस है, राइट, डू यू थिंक दैट दिस जजमेंट इज वैलिड और व्हाट डू यू थिंक आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द जजमेंट, हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट बोनस बैच जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का, ये आ गया है, राइट। 28 अक्टूबर से इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। इसकी और डिटेल्स जो है आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एडिशनल ऑफर्स, डिस्काउंट्स ऑन ऑलरेडी वेल प्राइस्ड कोर्सेज जो हैं आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बोज चाहते हैं जीएस, एसएससी, सैट के साथ, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, राइट। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एवरीवन सो मच एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।